बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक दफ़ा फिर आपके साथ में इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Now, first of all, you will keep in your own minds the key point of the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि डाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन एंड व्हाट इज़ डाइजेशन। क्योंकि रिस्पायरेशन में भी हम ये कहते हैं द प्रोसेस इन विच द लार्ज complex undiffusible molecule converted into small simple and diffusible molecule in the presence of oxygen is called respiration। एंड यहाँ पे आज हमने डाइजेशन के बाद बात करनी है। डियर स्टूडेंट, डाइजेशन में भी यही होता है कि लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल कन्वर्ट होते हैं स्मॉल यानी सिंपल। जिस तरीके से आपको पता है कि लेट्स सपोज कार्बोहाइड्रेट्स एक लार्ज मालिक्यूल है। इस लार्ज मालिक्यूल को कन्वर्ट करना है इसके बेसिक यूनिट में। किस चीज़ में? बेसिक यूनिट में। अब हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है ग्लूकोज, ना कि इससे हम एनर्जी बनाएं, वहाँ पे एनर्जी बनती है रिस्पायरेशन में, और यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होती है बेसिक यूनिट में। इसी तरीके से आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। अब इस प्रोटीन को डाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक बेसिक यूनिट है। यानी इसी तरीके से डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है उसके बेसिक यूनिट में। इसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब जब आप डाइजेशन के बाद टाइप्स ऑफ डाइजेशन को देखें, बेसिकली टू टाइप ऑफ डाइजेशन के दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या है और केमिकल डाइजेशन क्या है? बेसिकली डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं कि खुराक का ब्रेक डाउन, यानी लार्ज मालिक्यूल जो है उसको हम स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करते हैं विदाउट द यूजेस ऑफ एनी केमिकल। यानी ना ही यहाँ पे हार्मोन का जिक्र होगा, ना ही यहाँ पे एंजाइम का जिक्र होगा। सिंपली जो है डियर स्टूडेंट, जब हम किसी चीज़ को फिज़िकली ब्रेक डाउन करते हैं, यानी हमने एक बोलस खाया, एक गोल लुकमा लिया, उस लुकमे को अगर हम सिर्फ दांतों के साथ च्यूइंग करते हैं तो इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब अगर आप केमिकल डाइजेशन को देखें तो केमिकल डाइजेशन यही होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है स्मॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, यानी कोई हार्मोन्स, कोई एंजाइम, यही चीज़ें जब इस्तेमाल होती है और डाइजेशन होती है इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। लेकिन विदाउट एनी केमिकल यूजेज तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब आते हैं हम यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बेसिक सिस्टम है, कौन कौन पार्ट्स उसके अंदर मौजूद है, वही हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट्स है उसको हम माउथ यानी ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं। माउथ के बाद फ़ौरन जो डाइजेस्टिव पार्ट का जो पार्ट है, यानी जो हिस्सा है, उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आता है।
और बेटा यहाँ लेरिंग्स के बाद बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो आर्गन लगा होता है, जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको हम कहते हैं एपिग्लाटस। क्या नाम देते हैं? एपिग्लाटस। एपिग्लाटस का काम यही है कि जब हम खुराक खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तो खाने के दौरान इस एपिग्लाटस का काम ये है कि ये जो वाइंड पाइप है यानी विंड पाइप है, या जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, इसको क्लोज रखें और ये जो एसोफेगस है इसको ओपन रखें। यानी एपिग्लाटस का काम क्या हुआ? एक नाली यानी एक पाइप को बंद करना और दूसरे को खोल रखना, ओपन रखना। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है एपिग्लाटस के बाद डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। अब इस एसोफेगस के अंदर बेटा जब खुराक मूवमेंट करता है वो एक प्रोसेस के थ्रू करता है, उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालिसिस। क्या है? पेरिस्टालिसिस। अब पेरिस्टालिसिस क्या है बेटा? अगर आप ज़रा देखें तो पेरिस्टालिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये एसोफेगस जो है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और खुराक आगे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे लेट सपोज फूड मॉलिक्यूल है, अब जब ये पीछे से कंट्रैक्ट होता है तो ये आगे आता है, तो ये आगे वाला पोर्शन उसके लिए खोल लेता है। फिर इसके बाद खुराक इधर पहुंचता है, फिर ये पीछे से कंट्रैक्ट होता है तो खुराक यानी फूड जो है, जो लुकमा है जो हम लोगों ने खाया है, वो नीचे की तरफ मोशन करता है थ्रू पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक स्पिंटर मौजूद होता है, एक वायल मौजूद होता है। उस वायल का नाम है कार्डियक स्पिंटर। अब कार्डियक स्पिंटर के बाद जो है बेटा यहाँ पे वो स्टार्ट होता है स्टमक। अब कार्डियक स्पिंटर का क्या फंक्शन है? कार्डियक स्पिंटर का फंक्शन ये है कि जो बोलस यानी जो खुराक एक दफ़ा यहाँ पे आता है तो इसको दोबारा एंटी पेरिस्टालिसिस से बचाने के लिए कि खुराक दोबारा एसोफेगस में न जाए, ये बंद होता है। अब इसके बाद अगर आप स्टमक को अच्छी तरीके से देखें तो बेसिकली स्टमक को डिवाइड किया जाता है 4 रीजन में। बिल्कुल जो कार्डिक यानी कार्डिक स्पिंटर के साथ जो स्टमक का रीजन है उसको हम कहते हैं कार्डिक रीजन। ये जो उभरा हुआ पोर्शन आपको नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं फंडस। इस रीजन से लेकर यहाँ तक जो रीजन है इसको हम कहते हैं मेन बॉडी। और ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान एक और स्पिंटर लगा होता है, एक और वाल लगा होता है। उस स्पिंटर का नाम होता है पाइलोरिक स्पिंटर। यानी यहाँ पे 2 स्पिंटर आपको नज़र आ रहा है, एक एसोफेगस और कार्डिक के दरमियान, सॉरी एसोफेगस और स्टमक के दरमियान, और दूसरा जो स्पिंटर आपको नज़र आया स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान एक स्पिंटर है जिसको हम पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। अब पाइलोरिक स्पिंटर के साथ जो बिल्कुल नज़दीक रीजन है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन, और कार्डियक स्पिंटर के साथ जो स्टमक का रीजन है उसको हम कहते हैं कार्डिक रीजन। अब इसके बाद जो बेसिक पोर्शन स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम डियर स्टूडेंट कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपको पता है कि उसके मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम। एंड इसके बाद ये स्टूडेंट स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन्स। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आपको उभरा हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या होता है? एनस। रेक्टम के बाद क्या होता है? एनस। अब डियर स्टूडेंट ये तो हो गए बेसिक पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का ये मेन जो पार्ट्स है वो तो यही है। ये तो आज मैंने आप लोग को इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी बताया। अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें फिर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट को
अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किस पार्ट में ज़्यादातर डाइजेशन होता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर एनस तक इस तमाम के तमाम एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी माउथ से लेकर एनस तक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनस एंड क्लोइका? क्लोइका और एनस में क्या फ़र्क है? डियर स्टूडेंट, यहाँ ज़्यादातर लोग इन चीज़ का डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो एनस होता है इसके थ्रू सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट जो है या वेस्ट मटेरियल है जिसको हम फीसेस कहते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। लेकिन जब क्लोइका होता है, क्लोइका से वेस्ट प्रोडक्ट भी यानी वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम फीसेस कहते हैं प्लस स्पर्म यानी स्पर्म और वेस्ट प्रोडक्ट अगर दोनों एक ही रास्ते से यानी एक ही पोर्शन से एक्सक्रीट होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोइका। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने वाले जो अर्गन है या जो पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं एनस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।